प्रणाम। उग्रसेनपुरी से प्रोफेसर अग्रवाल, वासुदेव धाम उग्रसेनपुरी से प्रोफेसर अग्रवाल, तामसिक एंटीडोट वाले, जो मुझे कहा जाता है तामसिक एंटीडोट का जनक कहा गया मुझे। तो मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ और चर्चा कर रहे हैं हम लोग कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं। तो त्रिगुण रज, सत, रज और तम। तो तम गुण की बात कर रहे हैं हम लोग मेनली, क्योंकि कलयुग में तम युग प्रधान होता है, सतयुग में सतगुण प्रधान होता है, द्वापर और त्रेता में और द्वापर में रजगुण प्रधान होता है और कलयुग में तम गुण प्रधान होता है। ये बात तो मेरे ख्याल से जग जाहिर है, सबको पता ही है इस बात का। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ना बहुत इंपॉर्टेंट तम गुण की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम त्रिगुण की बात कर रहे हैं, त्रिगुण यानी तीनों गुण। तो इसमें हम लोग जो आज मैंने समझा, आज मुझे लगा कि एक है पर्यावरण शब्द, आपने सुना होगा पॉल्यूशन, जिसको क्या पर्यावरण मतलब इकोलॉजी, प्रकृति, पर्यावरण, प्रकृति के ऊपर जो कुछ भी है। और एक है प्रदूषण, पर्यावरण, प्रदूषण। और प्रदूषण तम गुण की रिजल्ट है, तम गुण का रिजल्ट है प्रदूषण। मतलब कितना सिंपल सा कनेक्शन हो जाता है कि प्रदूषण क्या है। अगर प्रदूषण को समझना है तो प्रदूषण क्या है? प्रदूषण है तम गुण का परिणाम, यानी तम गुण को कितना यूज किया जा रहा है उसका परिणाम हमें प्रदूषण के रूप में मिल रहा है। तो अब एक बात आती है बाजार में, जो मेडिकल लाइन में सुनी जाती है कि रोगों की शुरुआत मन से होती है। रोगों की शुरुआत मन से होती है और तन पे दिखाई देती है। कष्ट तो सारे तन को होते हैं, मन को कष्ट होता है कि नहीं होता किसी को क्या पता, पर तन का जो कष्ट है वो सबको दिखाई देता है, अपने आप को तो महसूस होता ही है। जब तक मन में कष्ट होता है ना, जब तक आदमी फिर भी कुछ करके काम करता रहता है, कुछ काम करता रहता है। पर जब तन पे कष्ट होता है तो कोई काम होता नहीं है, हो नहीं पाता। वो जो सिर दर्द की एक बीमारी कही गई है ना, सिर दर्द क्या है? तो सिर दर्द जो है वो, अब रोग जो है प्रदूषण, तम के रिजल्ट्स जो है, तम के उपयोग के रिजल्ट्स, उपयोग का हो या दुरुपयोग का हो या सदुपयोग को, कुछ भी कहो, तम का मतलब तम का अगर उपयोग कर रहे हो आप तो उसका रिजल्ट है प्रदूषण। तो सिर दर्द जो है वो है वैचारिक प्रदूषण। जो प्रदूषण आपके विचारों में है वो आपको सिर दर्द देता है। और स्ट्रेस जिसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है स्ट्रेस, वाइडली टॉक्ड अबाउट। तो पहला स्टेप कहा गया है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है वो तमगुण के उपयोग करने से डेवलप होता है, रिजल्ट आता है, परिणाम। स्ट्रेस जो है परिणाम है, स्ट्रेस परिणाम है तमगुण के मिसयूज का। ये बात समझने वाली है मोटी मोटी। अच्छा, ये आपको एक बात यहां पर एक और समझो कि एक ना, जैसे मैंने बताया सतयुग में सत का वो होता है, सतगुण प्रभावी होता है, और त्रेता युग में राजगुण, रजगुण, सतगुण और रजगुण का मिक्सचर सा होता है, समझ लो। द्वापर में आकर के सतगुण ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और तमगुण बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब नियर जीरो, रजगुण बढ़ जाता है। रजगुण जो है पीक पर होता है और सतगुण कम हो जाता है। और रजगुण पीक पर होना मतलब है तमगुण का बढ़ना। तमगुण और सतगुण की बैलेंसिंग जो है वो है रजगुण। और तमगुण और रजगुण का अंत क्या हुआ? महाभारत। और महाभारत जो है परिणाम है रजगुण के एक्सट्रीम पहुंचने पर,
यानी तमगुण में सतयुग की पूर्णतः समाप्ति और तमगुण की बढ़ोतरी। शुरुआत तो पहले हो चुकी है, वो तो रजगुण आता है तो शुरुआत तो हो ही जाती है। जब त्रेता युग समाप्त होता है तो रजगुण काफी अच्छे उसमें कंडीशन होता है, यानी सतगुण डोमिनेटेड होता है, और रजगुण जो है सतगुण डोमिनेटेड होता है, और द्वापर में तमगुण डोमिनेशन शुरू हो जाता है। ये फर्क है, मोटा मोटा आप समझ लो। तो महाभारत का परिणाम क्या हुआ था? महाभारत का परिणाम हुआ था कि कन्याएं बच गई थी, औरतें बच गई थी, फीमेल जगत बच गया था, और पुरुष जगत तकरीबन समाप्त हो गया था। अब यहां पर मैं एक और स्टेटमेंट बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि परशुराम जी जब अवतरित हुए थे तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो ब्राह्मणों को यज्ञ करने नहीं देते थे। ब्राह्मणों को या जिसको भी कहो, मुझे नहीं पता, जो भी यज्ञ करते थे यज्ञ नहीं करने दिया जाता था। जमदग्नि ऋषि जब यज्ञ करते थे तो जमदग्नि ऋषि का ही पुत्र सहस्त्रबाहु उनके यहां से गाय खोल करके ले गया, कामधेनु, जो हर प्रकार के व्यंजन दिया करती थी। हर प्रकार के व्यंजन देने का मतलब यहां पर क्या है कि उसने दूध दिया, दूध से फिर मक्खन बना, मक्खन से घी बना, और घी से हर प्रकार के व्यंजन बने। 56 भोग जिसको कहा जाता है। ये 56 भी बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, 56। खैर, तो हम लोग तमगुण और उसकी बात करें तो कलयुग में तमगुण बढ़ता जाता है। तमगुण हर युग के 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 युग बताए गए। तो अगर आपको याद हो सतयुग के अंत में क्या हुआ था, तो सतयुग के अंत में हुआ था समुद्र मंथन। सतयुग के अंत में समुद्र मंथन हुआ था। तो आपको पता ही है कि समुद्र मंथन में क्या क्या निकला था। तो शिव ने धारण किया था विष, हलाहल विष गले में। जिसके कारण तम जो गुण है वो बढ़ नहीं पाता था। तमगुण के जो सतयुग था, सतयुग में वो था, डोमिनेशन था सतगुण का डोमिनेशन था ही पूरी तरह से। असल डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं, रियल डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं जो सतयुग में थी। किसी से कोई लड़ाई युद्ध का तो दिमाग में विचार ही नहीं था। सिर्फ अपने को जो चाहिए उसके लिए जो भी करना है वो करो। अपनी कम्युनिटी शील्ड को, एक ना शब्द होता है कम्युनिटी शील्ड, एक शब्द होता है ऑरा। तो ऑरा को आप कम्युनिटी शील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सतयुग में कम्युनिटी शील्ड होती थी और वो धीरे धीरे डिटीरियरेट होते अब जो है कलयुग में ऑलमोस्ट नील हो गई, जीरो नहीं हुई है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। वो मैथमेटिक्स में आता है ना, टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो जीरो की तरफ चलती चलती क्लोज टू जीरो आ गई है ऑरा। तो बहुत कम लोगों में ऑरा मिलेगा, अच्छा ऑरा तो मिलेगा ही बहुत कम लोगों में। अच्छा ऑरा की बात कर रहा हूं मैं। ऑरा में तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फोर्सेस होती हैं, क्योंकि आपसे ही तो बना है। आपके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव तीनों गुण तो हैं ही आपके पास। त्रिगुण तो प्रवृत्ति त्रिगुण तो बताई गई है, प्रकृति त्रिदोष। तो हम लोग समुद्र मंथन की बात कर रहे थे।
हमने समुद्र मंथन से शुरू किया था और हम लोगों ने पर्यावरण और प्रदूषण की बात की थी। तो प्रदूषण जो है वो पॉइजन के रूप में कहा गया है। तो उस समय भी देखो सतयुग का कितना डेमोक्रेसी क्यों कहा मैंने, सतयुग में डेमोक्रेसी थी या परफेक्ट डेमोक्रेसी थी सतयुग में, कि समुद्र को इस्तेमाल नहीं किया जाता था। समुद्र के अंदर क्या है उसका प्रयोग उपयोग नहीं किया जाता था, यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं था। तो क्या था? तो था वो स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ल्ड। सतगुण को स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ल्ड कह सकते हो आप, आज के संदर्भ में, अगर आज के कंटेक्स्ट में समझना चाहो तो क्या हुआ कि सतयुग में हम लोगों ने समुद्र का यूज नहीं किया। समुद्र का पानी खारा होता है, सबको पता ही है, तो उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। उसको हम लोग सतयुग में वो प्रोहिबिटेड माना जाता था, वो एरिया प्रोहिबिटेड माना जाता था, उसको पाताल लोग कह देते थे कि वो जगह जाने लायक है नहीं, वहां कुछ नहीं है। नदियों में सारा शुद्ध पानी मिलता है, नदियों में सारा पानी मिलता है, शुद्ध पानी मिलता है, तो उस पानी से काम चलता था, पानी की जो जरूरत होती थी। समुद्र से कुछ नहीं लिया जाता था और पानी अपने साथ बहुत कुछ, नदियों का पानी तो बहुत कुछ लाता ही था, उसमें तो पूरी ऊर्जा रहती है। पानी में तो ऊर्जा, नदी के पानी में तो कितनी ऊर्जा होती है कि वो इतनी ऊपर से नीचे तक चला जाता है, कहां से कहां ट्रेवल कर लेता है। तो उसके किनारे रहा करते थे लोग और मतलब श्वास प्रक्रिया उनका जो वो श्वास योग पर चलते। तो जो ये है ना, क्या कहते हैं इसको, समुद्र मंथन से पहले यानी सतयुग में लोग श्वास पर ज्यादा विश्वास करते थे, तो श्वास योग का इस्तेमाल करते थे। मुझे नहीं पता कि आपने श्वास योग सुना है कि नहीं सुना है। आप वैसे नॉर्मली अगर करंट उसमें देखा जाए तो प्राणायाम सुना होगा आपने, रामदेव जी, स्वामी रामदेव जी खूब सिखाते हैं, पतंजलि का दिया हुआ प्राणायाम। और उससे पहले जो नाथ संप्रदाय का दिया हुआ वो है स्वर योग। स्वर योग नाथ संप्रदाय का दिया हुआ है। नाथ संप्रदाय में इसकी महत्ता है, जो तपस्या करते हैं तो उसमें स्वर योग की तपस्या की जाती है। अगर आप गोरख पुराण पढ़ेंगे, गोरखनाथ जी के उस गोरख पुराण, मतलब उसका नाम है गोरख पुराण, पर सारे उसके बारे में दिया, नवनाथ के बारे में जानकारी दी गई है उसमें। तो आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता लग जाएगा कि स्वर योग जो है वो उसका अभ्यास करा करते थे नाथ संप्रदाय के लोग, नाथ और सिद्ध। और उससे पहले क्या था? तो उससे पहले सतयुग में श्वास योग का उपयोग किया जाता था। यह समुद्र मंथन से पहले की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद श्वास योग ऑलमोस्ट विलुप्त सा हो गया था, स्वर योग आ गया, फिर स्वर योग से प्राणायाम। और श्वास योग से जो शंख, एक आपने इंस्ट्रूमेंट, एक समुद्र का दिया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है शंख। शंख क्या करता है? तो लोग एनर्जी कन्वर्जन की बात करते हैं, हम लोग जल पानी से ऊर्जा कन्वर्ट करते हैं, पानी को ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यानी पानी से ऊर्जा निकाल रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, जो कम ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, दुनिया भर के काम कर रहे हैं, जनरेशन कर रहे हैं, जो एनर्जी की, एनर्जी जनरेशन, सो कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कह देते हैं उसको हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, सोलर एनर्जी कह देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स बना करके। सोलर सेल बना दिया तो उसने कर दिया, ट्रांसफार्मर बना दिया तो उसने एनर्जी कन्वर्ट कर दी, कम से ज़्यादा कर दी या ज़्यादा से कम कर दी,
टरबाइन बना दी तो उसने पानी को, वाटर टरबाइन बना दी तो पानी को उसने कन्वर्ट कर दिया, एयर टरबाइन बना दी तो उसने स्टीम को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी में, वगैरह वगैरह। शंख एक इंस्ट्रूमेंट, पहला इंस्ट्रूमेंट है जो कन्वर्शन को बताता है। और शंख क्या करता है? हवा को, वायु को नहीं, हवा को कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में, जो सुनी जाती है, सुन सकते हैं जिसको, यानी वाइब्रेशंस। एक्चुअली यहां पे वाइब्रेशन कहना ठीक नहीं होगा, बट एक्चुअली ठीक भी है, क्योंकि वाइब्रेशन हम एक पर्टिकुलर लेवल तक में सुन सकते हैं, उसके बाद की वाइब्रेशन हमें सुनाई नहीं देती, ना पहले की ना बाद की। वो कहते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की वाइब्रेशन सुन सकते हो सिर्फ आप। तो शंख जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की वाइब्रेशन क्रिएट कर सकता है हवा से, मोटा मोटा ये समझ लो आप। और बढ़िया जिंदगी, उसके ऊपर प्रदूषण है और उसके नीचे प्रदूषण है। भूकंप जो आते हैं वो 1-2 हर्ट्ज के होते हैं और कितनी तबाही लाते हैं। और रेडिएशंस वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, 20 किलोहर्ट्ज के बाद, तो कितना नुकसान पहुंचाते हैं आप देख लो। रेडिएशंस ऊपर और भूकंप नीचे, लोअर फ्रीक्वेंसीज भूकंप को रिप्रेजेंट करती है 20 से नीचे, और हायर फ्रीक्वेंसीज रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करती है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। 20 to 20,000 की ब्रैकेट है जो मानव को नुकसान नहीं देती, ऐसा लगता है, ऐसा समझ आता है। और शंख जो है वो तो शायद मेरे ख्याल से 20 किलो हर्ट्ज तक भी नहीं जाता है, कम जाता है। 20 किलो हर्ट्ज तो डेटा के हिसाब से हमने टेस्ट किया हुआ है, बट मेरे हिसाब से हमें शायद 2 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ही काफ़ी है। 2 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ही काफ़ी है। आप शोर, जो नदियां जब चलती हैं, कल कल बहती हैं, तो उनका जो शोर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को नाप लो, वो मैक्सिमम है। या ये सोच लो कि जो हवा जब बहुत तेज आंधी चलती है और पत्ते आवाज करते हैं, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी नाप लो। तो वो फ्रीक्वेंसी तक, और 20 हर्ट्ज से लेकर के शुरू से, जो थोड़ा सा, जब आदमी बच्चा बोलता है ना, धीरे पेट में बच्चा बोलता है, जब पेट में बच्चा बोलता है तो यानी पेट में जब लात मारता है ना बच्चा, तो आवाज आती है, उसको सुनो, वो नाप लो। जब गर्भ में बच्चा होता है और उसकी जो आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी नाप लो, और पेड़ों की पत्तों की आवाज की फ्रीक्वेंसी जब आंधी आ रही है, या जब नदी बह रही है, या जब झरना ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज नाप लो मैक्सिमम। तो वो फ्रीक्वेंसी रेंज आपके यूजफुल है। श्वास योग में उसी का उपयोग किया जाता है। और प्रकृति जो एनर्जी रिलीज करती है वो इन फ्रीक्वेंसीज पर रिसीव हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। ब्लू ब्रिजो एनर्जी रिलीज बाय सिंकिंग सन is very useful for the reproduction system of females and improving the shukra content of males. Pitambro energy very good for sunrise. Pitambro energy released by sunrise is very useful for reproduction system of males. Quality improvement and shukra quality improvement, shukra improvement in females through Pitambro. Perfect. But you can receive them only in these frequencies, which are useful for human beings. Maybe animals are already using these. Can't say. I don't know. Maybe you have to look for some animal might be using them.
But we are not interested. We are interested only in human beings to be healthy first. If human beings are healthy, then obviously they can assure that others will remain healthy. तो आज के लिए इतना ही इस उसमें वीडियो में। मैं थोड़ा कट शॉर्ट करूँ, पार्ट 2 बना रहा हूँ अभी, इसके बाद वो पार्ट 2 में आएगा।